तो कल हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये समझा। हमने बताया कि होमोमॉर्फिज्म का ही एक पर्टिकुलर केस है और जिस समय हम वेक्टर स्पेस के साथ काम करते हैं उस समय होमोमॉर्फिज्म को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर स्पेस हैं यूएफ और वीएफ, दोनों वेक्टर स्पेस एक ही फील्ड के ऊपर हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एक मैपिंग है यू से बी में सच दैट टी ऑफ ax plus by equal to atx plus bty, and this must be true for every ab belongs to field and for every xy belongs to vector space u जो डोमेन है उसमें होने चाहिए। तो आपने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, इस फंक्शन, इस मैपिंग जो भी कहें को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो होमोमॉर्फिज्म क्या है बेसिकली, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? आप करते क्या हैं कि कोई भी दो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हैं तो उनमें कोई प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है। अगर दो, पहले अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं बच्चों। दो तरह के स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, दूसरा टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और दोनों को समझने के बाद हम किसी सिस्टम को ढंग से समझ पाते हैं। कोई भी एक सिस्टम है उसको बेहतर तरीके से समझने के दो अप्रोच। कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे पहाड़ है, इस पे चढ़ना है एवरेस्ट पे, तो इस साइड से भी चढ़ सकते हो, इस साइड से भी चढ़ सकते हो, अल्टीमेटली आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि पहाड़ कैसा है। ऐसा ही एक सिस्टम है, उसकी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हैं। एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से ज्यादा हम लोग ऑपरेट करते हैं, और फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज पे फोकस करते हैं। जैसे ग्रुप स्ट्रक्चर था तो हमने देखा कि ग्रुप स्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको ऐसे दे देता हूँ, रियल नंबर का सेट है और ऑपरेशन एडिशन ले लें, तो आप ही बताइए ग्रुप होता है या नहीं? यस सर। अच्छा, तो इसमें जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा एज अ ग्रुप, सब ग्रुप के बारे में, ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में, नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, एलिमेंट्स के ऑर्डर के बारे में, क्या ये साइक्लिक है या नहीं है, इन मुद्दों पे बातचीत होती है। लेकिन दूसरा साइड भी है बच्चों। रियल लाइन को हम टोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं, टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन। मतलब जब हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं तो भी रियल एनालिसिस में पूरी रियल लाइन ही तो होती है। आप पूरी की पूरी रियल एनालिसिस इसके नाम पे पढ़ देते हैं। तो यहाँ आप क्या समझ रहे होते हैं कि रियल लाइन में वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कैसे लगा, आप लॉ ऑफ ट्राइकोटॉमी कैसे लगाते हैं, एनालिसिस की जो फाउंडेशन है जिसमें टोपोलॉजी भी है, आगे हम पढ़ रहे होते हैं। रियल एनालिसिस का जो ठीक ठाक सिलेबस है, मतलब कम से कम आप लिमिट का कंसेप्ट, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, डिफरेंशिएबिलिटी, मीन वैल्यू थ्योरम्स, रीमान इंटीग्रेशन, और उससे काफी पहले सीक्वेंस सीरीज आ जाना चाहिए था, और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। आप जब समझते हैं कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, कॉन्वेक्सनेस, तो बेसिकली आप ये सब टोपोलॉजिकल सेंस में हुआ, तो आप रियल लाइन को थोड़ा बेहतर नजरिए से समझने लगते हैं। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ये है सी, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, एडिशन में अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है, अपने आप में बहुत डीप ब्रांच है। तो हम बच्चों दोनों नजरिए से एक ही चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब दो अलग अलग रास्ते हैं लेकिन उद्देश्य एक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को या रियल स्ट्रक्चर को समझना।
उद्देश्य एक है लेकिन रास्ते थोड़ा अलग अलग है, लेकिन दोनों रास्ते मिला के कंप्लीट समझ बनती है। आप ये नहीं कह सकते एक ही तरीके से पूरी समझ बनेगी, आपको दोनों रास्ते लेने पड़ेंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो एनालिसिस का एक तरीका है बात कहने का, वहां भी आप चीजों को समझ रहे होते हैं एक अप्रोच से। आप एक मेटाफर आप समझ लीजिए, काल्पनिक ऐसे कि जैसे आजादी की लड़ाई रही भारत की, तो उसमें सभी तरह के लोग थे। गांधी जैसे लोग भी रहे जिन्होंने अहिंसा के सहारे आगे बढ़ने की बात की, और भगत सिंह जैसे लोग भी रहे। उद्देश्य एक ही रहा होगा, रास्ते अलग अलग रहे होंगे। बेसिकली दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट समझ सकते हैं आप, कि दोनों मिला के पूरा कंप्लीट बनेगा। तो बच्चों, फ्यूचर में कभी जिंदगी में वक्त मिले और परिस्थितियां हों या कोई पढ़ाने वाला मिले, तो आर्टिन साहब, माइकल आर्टिन की जो बुक है एल्जेब्रा नाम से, इमाइल आर्टिन और माइकल आर्टिन दोनों मैथमेटिशियन रहे हैं। इमाइल आर्टिन इनके पापा रहे और उनके बेटे माइकल आर्टिन ने बुक लिखी। आर्टिन की अलजेब्रा जब पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, आपको एनालिसिस भी अच्छी खासी आनी चाहिए, अलजेब्रा भी, तब आप समझ पाते हैं और फिर आप बहुत बेहतरीन समझते हैं, क्योंकि आप दोनों एंगल से बातों को समझ रहे हैं। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता होगा अलजेब्राइक पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आप अलजेब्रा के हिसाब से चीजों को समझ। टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें आप टोपोलॉजी में, टोपो मतलब सरफेस और लॉर्डस या लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ सरफेस। आप, ये तो शुरुआती नाम है, धीरे धीरे आप इन डेप्थ जाते हैं उसमें। और टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आपका ध्यान शुरुआत में इन चीजों पे होता है कि जो इस सेट के पॉइंट्स हैं वो लगे किस तरह से होंगे। मतलब जैसे रियल लाइन की बात है, तो बच्चों रियल नंबर्स हैं, नंबर एक सेट है, लेकिन सेट के एलिमेंट लगे कैसे हैं ये तो नहीं पता ना। आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं एक सेट ले लूं और उसमें मैं एबीसी कह देता हूं आपसे, ये 3 एलिमेंट हैं, ये सेट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे कि ये एलिमेंट आपस में लगे कैसे होंगे, क्या ये एक ही लाइन पे होंगे, क्या ये ट्राइंगल के वर्टिसेस बना रहे होंगे या कुछ और बना रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से हम में से कोई नहीं जानता। आप समझ पा रहे हैं? यस सर। स्ट्रक्चर नहीं पता है ना आपको, ए और बी के बीच की दूरी नहीं पता, बी और सी के बीच की दूरी नहीं पता। लेकिन जब हमने रियल लाइन ली तो हमने बचपन से समझाया सबसे पहले कि बच्चों ये सब रियल नंबर एक ऑर्डर में लगे होते हैं और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब अगर ए और बी ऐसे लगे होंगे तो जो राइट साइड में है वो बड़ा होगा, मतलब तो ए से बड़ा बी होगा, बी से बड़ा सी होगा अगर वो इधर है तो आपने ऑर्डर डिफाइन किया। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। और यहां पर बड़ा आसान है चीजों को समझाना कि अगर मेरे पास ए सेट में 1 2 3 ले लूं या 1 5 19 ले लूं, तो अगर मैं पूछूं कि 1 और 5 के बीच की दूरी, तो आप रियल लाइन में जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं उस हिसाब से आप कह देंगे साहब 4 यूनिट, या 19 इधर है तो आप दूरी हम निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों दूरी तो तब निकाल पाएंगे जब आपको पता होगा ना ये लाइन पे लगे हैं। अगर 8 लाइन में नहीं है, अलग अलग हैं, तो अब आप कैसे निकालेंगे? आपको क्या पता दूरी कैसे निकालनी है, कहाँ लगे हैं? मतलब फ्यूचर में जब आप टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो रियल नंबर्स को कई अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे। लाइन में अरेंज करना तो आसान है, वो तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं सारे बच्चे। लेकिन ये भी तो मैथमेटिशियन का एज्यूम्शन रहा होगा ना कि सारे रियल नंबर्स को हम एक लाइन पे अरेंज करते हैं। ये तो एज्यूम्शन है ना। क्या आपने कहीं देखी रियल लाइन वास्तव में? नो सर। कहीं खुदाई में कहीं नीचे निकली जमीन के नीचे साहब ये रियल लाइन वहां मिल गई, खोदा तो ऐसा हुआ क्या? नो सर। हाँ, रियल नंबर्स एक मनुष्य के दिमाग की उपज है, बौद्धिक संपत्ति है बच्चों।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और फिर मैथमेटिशियन ने उसको अलग अलग तरीके से सेट के एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब आप ध्यान दीजिए, ग्रुप में आप इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, ग्रुप्स में आप इस बात पे ध्यान नहीं देते कि ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच की दूरी क्या होगी। क्या ऐसा सोचा कहीं अलजेब्रा में हमने? दूरी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम लोग इसको जनरलाइज करते हैं और इसको नया नाम देते हैं, डिस्टेंस का जनरलाइजेशन। बच्चों इसको मीट्रिक कहते हैं। ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मीट्रिक है। मीट्रिक का मतलब डिस्टेंस। आप ग्रुप थ्योरी में डिस्टेंस के बारे में चिंता नहीं करते ज्यादा, लेकिन जब आप एनालिसिस टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को समझते हैं, टोपोलॉजिकल मतलब एनालिसिस के एंगल से, तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो सेट के एलिमेंट्स है क्या उनके बीच की दूरी डिफाइन हो सकती है। अगर वो दूरी डिफाइन हो तो कैसे हो सकती है? क्या रियल नंबर के लिए जरूरी है वो लाइन में ही लगे रहें? जब रियल नंबर काल्पनिक चीज है, आपने सोचा रियल नंबर का सिस्टम, तो आप उनको और तरीके से भी लगा सकते हैं। तो जब अलग अलग तरीके से लगाएंगे तो वो अलग अलग टोपोलॉजी कहलाएंगी, लेकिन फिर दूरी का फॉर्मूला भी अलग अलग होगा। ये जो फॉर्मूला आप दूरी का निकालते हैं दो पॉइंट के बीच, मॉड a माइनस बी, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है। लेकिन बच्चों जिंदगी में क्या हमेशा हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालते हैं? व्यावहारिक तौर पर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट हो जरूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, व्यावहारिक तौर पर नहीं हो पाता। अरे भाई एक बात बताओ, ये नैनीताल में हम हैं, ये नैनीताल है और ये हल्द्वानी है। शॉर्टेज तो फिर यही हुआ कि पहाड़ से छलांग मार दो। क्या ये व्यावहारिक भी है? नहीं सर। नहीं है। अच्छा, आपका मोहल्ला ही है, चलो छलांग ही नहीं मारनी है, और चीजें भी सोच लेते हैं। ये है मोहल्ले में, इसमें मकान बने हुए हैं, मान लेते हैं ये अलग मकान है, और पता लगा एक दोस्त ए है, दूसरा दोस्त बी है, और रास्ता ये है गली का, इधर से जा सकते हो, ये मकान ऐसे नहीं जा सकते, यहाँ बंद है पूरा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कुछ और कहती है, लेकिन शॉर्टेस्ट से जाना संभव नहीं था। आपको पूरा चक्कर मार के जाना पड़ता है कई बार, हर जगह शॉर्टेस्ट नहीं चलता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूं आपको? यस सर। हाँ, तो बच्चों जो शॉर्टेस्ट हम लोग पढ़ाते हैं शुरू में कि ए और बी दो रियल नंबर है तो उनके बीच की दूरी, अरे ये तो तब है भाई डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जब वो बहुत स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हों, तो आसानी से निकाल लोगे। लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन में ना हो तो जरूरी है। वो तो हम छोटे बच्चों को समझाने के लिए बचपन से लेते आ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि रियल नंबर स्ट्रेट लाइन में ही होते हैं, हमने उससे आगे सोचना ही बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, वो तो सेट के एलिमेंट हैं, वो तो आपको तय करना है। सपोज आप टीचर हैं और आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, वो 40 बच्चे 8 सेट के तौर पर लिखे तो 40 पॉइंट हैं, ये आपको तय करना है कि आप उन्हें कैसे बैठाते हैं। और उन्हीं 40 को कल दूसरे तरीके से बैठा लो, परसों तीसरे तरीके से बैठा लो, तो सेट तो वही है, आप रोज टोपोलॉजी बदल सकते हैं। तो एक ही सेट में कई सारी टोपोलॉजी हो सकती हैं, मतलब उनको अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एनालिसिस में आपका ध्यान इन पॉइंट्स पर होता है, आप उनको किस तरह से अरेंज करते हैं, उनके बीच की दूरी कैसे निकाल रहे हैं। दूरी का मतलब मीट्रिक स्पेसेस पढ़ाते हैं हम लोग, और जैसे उनको आप लगा रहे हैं दैट इज टोपोलॉजी। तो फिर उनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी उस तरह से नई नई टोपोलॉजी में। तो ये दूसरा तरीका है बच्चों, ये एनालिसिस का तरीका है चीजों को समझने का। तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक आम आदमी के नजरिए से, क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर। और जब आप, हाँ जी, अगर आप दोनों बातों को समझ पाते हैं अच्छे तरीके से, तब आप उस सिस्टम को बेहतर समझते हैं। जैसे
पूरा रियल एनालिसिस अगर आप अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं और समझते हैं, और रियल नंबर्स के ग्रुप को, रिंग को, या एज अ वेक्टर स्पेस भी आर ओवर आर, आप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी समझ रहे हैं, आप उसको ग्रुप के तौर पर भी समझ रहे हैं, आप रिंग या फील्ड के तौर पर भी समझ रहे हैं, तो इसका मतलब अब आपके अलजेब्राइक सेंस में भी उस सिस्टम की जानकारी आपको अच्छी है। और वहीं पर आर एज अ रियल एनालिसिस में जब हम लगाते हैं, पूरी बुक है अगर आपने वो पढ़ ली, तो अब आप वो पूरे सिस्टम को थोड़ा बेहतर समझ पाए। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से इन जनरल कोई भी सेट एक्स, आर और सी ज्यादातर यूज होते हैं, तो हम उन दोनों के बारे में तो हम हमारे लिए वो प्रायोरिटीज में, प्राथमिकता में है। अगर हम आर और सी को भी समझ पाए ना बच्चों, तो नेशनल लेवल के किसी भी एग्जाम में हम एग्जाम दें या इंटरव्यू दें, हमारी अंडरस्टैंडिंग इन्हीं दो पे तय होनी। अगर आपको ये आता है तो आपको काफी कुछ आता है मतलब फिर। तो इसीलिए अच्छे मैथमेटिशियन की जब बुक आती है हायर लेवल पे, एमएससी जिसको लोग कहते हैं, अमेरिकन सिस्टम में जिसको आप लोग एमएससी कहते हैं, वहां की किताबों में ग्रेजुएट लिखा होता है, ग्रेजुएट लेवल बुक। तो आप ये मत सोचिए वो बीएससी लेवल है, वो एमएससी है और अच्छा खासा लेवल होता है। तो आर्टिन की जब आप बुक पढ़ते हैं तो इसे तब पढ़िएगा, ऐसी चीजें रखिएगा दिमाग में कि फ्यूचर में जब आपको अलजेब्रा और एनालिसिस की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इधर रियल और कॉम्प्लेक्स की, और उधर यहाँ लीनियर अलजेब्रा, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, तो आर्टिन को एक बार पढ़िएगा जरूर, आपका परसेप्शन हट जाएगा। आपको शुरू में बीएससी में बच्चों को ये लगता है कि रियल अगर इधर को जा रही है, एनालिसिस अगर इधर को जाती है, तो अलजेब्रा तो अलग ही है, ऐसे जाती है। तो मैंने उनसे कहा ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर ऐसा भी समझना है तो ऐसे समझ लेना कि बाद में दोनों मिलकर एटी पे पहुंच रहे हैं, फाइनली पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं दोनों, दो अलग अलग रास्तों से। कुछ हमने इधर पढ़ लिया, कुछ हमने उधर पढ़ लिया, बस। तो ये कहना कि अलजेब्रा के एक्सपर्ट हम जो पढ़ रहे हैं इसमें एक्सपर्ट बनने जैसा है ही नहीं। इतना हर मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे को आना चाहिए, मुझे भी उतना ही आता है। जितना मुझे आता है वो एक्सपर्ट ही कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन रखता हूं, वही आपको भी समझा पा रहा हूं। अरे भाई भाषण ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया? नो सर, ठीक हो रहा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आज थोड़ा सा कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे, सम पर्टिकुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सम पर्टिकुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। इतनी बात मुझे लगता है कल मुझे होमोमॉर्फिज्म के साथ ही कह देनी चाहिए थी, तो वो ज्यादा अच्छा लेक्चर होता। दिमाग में उस समय ध्यान नहीं रहा, बाद में याद आया कि ये भी कह देना चाहिए था। तो पहला तो है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन या नल, जीरो या नल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ऑर्डिनरी है। तो नाम से क्लियर है, आप ऐसे समझिएगा, ये आपके पास एक वेक्टर स्पेस U ओवर F है और ये एक V ओवर F है वेक्टर स्पेस। तो जाहिर सी बात है कि अगर U की पूरी इमेज, U के हर एलिमेंट की इमेज सब केवल V में केवल जीरो पर ही जाए, अब यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो वेक्टर, ऐसे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, समझने का तरीका है। तो ये बनाने का मतलब ज्योमेट्रिकल सेंस है। जैसे पूरा U की हर एक पॉइंट की इमेज अगर इस पर चली जाए तो हम कहेंगे कि ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है या नल ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब T is a mapping from UF to VF such that, नाम से क्लियर है, T of x equal to 0 for every x belongs to, तो इसको जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, कैलकुलस में इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। कांस्टेंट फंक्शन मतलब हर एक की इमेज एक ही है। अब वो जीरो पे है तो अलग बात है, जीरो भी हुआ ही। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं रियल एनालिसिस पढ़ा था
या कैलकुलस, तो मैं ये लिखता अगर f(x) इक्वल टू 0 सपोज, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं? यस यस सर। हाँ, तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो वहां पर हम इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं रियल में। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन में यह है कि वो 0 पर ही जाए, जरूरी नहीं है। अगर वो 10 पे, 11 पे, 100 पे, 5 पे चले जाता तब भी वो कांस्टेंट कहलाता। लेकिन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन की मजबूरी है कि वो कहां पर जाना चाहिए? 0 पर। हाँ, 0 पर ही जाना चाहिए। यहाँ पर आप लोग सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हर एलिमेंट 0 छोड़ के किसी और वेक्टर पे पहुंच जाए? क्या ये उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे? अगर UF आपके पास ये है और ये VF है और पूरा का पूरा U किसी वेक्टर पे मैप हो रहा है, सपोज ये बीटा है इसमें और बीटा 0 नहीं है, तो अभी भी कांस्टेंट जैसा तो हो रहा है कि U का हर वेक्टर बीटा पे जा रहा है। क्या इसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है? मान लो ये T है, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि होमोमॉर्फिज्म आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, तो वहां पर आप जानते हैं कि आइडेंटिटी पर ही मैप होती है। यस T ऑफ E डैश पे जाती है। T नहीं लिखते तो F लिखते हो तो F ऑफ E लिख लो, एक ही बात है। तो आप लोगों ने जब ये पढ़ा है तो आप समझिए U और V दोनों में आइडेंटिटी 0 है, तो ये तो गारंटी है कि 0 कहाँ जाएगा? 0 पर जाए। 0 पर ही जाएगा। अगर ये कांस्टेंट मैपिंग है और सबके सब एक नॉन जीरो बीटा पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब 0 भी नॉन जीरो पे जा रहा है। तो होमोमॉर्फिज्म का जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो तो वायलेशन हो गया उसका। क्या इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं? नो नहीं, क्योंकि T ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। 0 पे जाना चाहिए था। आइडेंटिटी पे जाती है। जब सभी बीटा पे जा रहे हैं तो 0 भी बीटा पे गया होगा। तो होमोमॉर्फिज्म की फंडामेंटल चीज गायब हो गई। तो इसलिए ही नल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकता है, बाकी इस तरह के कोई कांस्टेंट 0 के अलावा किसी और पे संभव नहीं है। अगर वो है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो उसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम केवल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन में आइडेंटिटी फंक्शन जैसा हम लोग पढ़ते थे, यहां भी वही स्थिति है। तो यहां पर एक मैप किसी वेक्टर स्पेस से खुद में ही होगा। पहली बात तो खुद में ही होगा, और खुद में भी ऐसा होगा, उसको हम I से दिखाएंगे कि IX इक्वल टू X फॉर एवरी X बिलोंग्स टू VF। तो क्लियर है ये आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 0 पे जा रहा है और बाकी जो VF से VF में ही है, तो ये लीनियर ऑपरेटर है। I लीनियर ऑपरेटर है और ये जो रूल लिखा रहा है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आपको समझ में आया सभी लोगों को? तो बहुत ट्रिवियल चीज थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नेगेटिव ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
if t from UF to BF is a linear transformation, then minus t वो भी वहीं से होगा UF to BF is also a linear transformation. t minus t भी linear transformation होगा. अब हम इसको प्रूफ कर देते हैं कि क्यों ऐसा कह रहे हैं. t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ax प्लस by क्या होगा. सीधे लिख रहा हूं मैं atx प्लस bty फॉर एवरी xy बिलोंग्स टू u फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू f. क्वेश्चन 1. नाउ माइनस t ऑफ x अगर करना है तो डिफाइन करना पड़ेगा माइनस टाइम्स टीएट्स. आप ऐसे डिफाइन कर लीजिए इसको. नाउ इज डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ माइनस टी. माइनस टी का मतलब क्या है. मतलब जैसे x को टीएट्स पे ले जा रहा था ना, जो टी ऑपरेटर था वो x को कहाँ ले जाएगा. T of x टी ऑफ x पे. तो माइनस टी कहाँ ले जाएगा. minus of माइनस टाइम्स टी एट्स पे. क्योंकि टी एट्स अगर है कोई टी एट्स भी वेक्टर ही होगा राइट साइड में, तो माइनस ऑफ टी एट्स एडिटिव इनवर्स तो होता है ना वेक्टर स्पेस में. Yes, sir. हाँ, तो वो बस हो गया माइनस टी पे ले जाता है. ये उसकी डेफिनेशन हो गई. तो ठीक है, देखते हैं ये रूल वो भी फॉलो करता है या नहीं. माइनस टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई. तो आप डेफिनेशन से माइनस बाहर ले लेंगे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, ए एक्स प्लस बी वाई ले लेंगे. अब तो अंदर टी का रूल आ गया. टी तो पहले ही पता था आपको कि ए टी एक्स प्लस बी टी वाई कर देगा. अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए टी एक्स माइनस बी टी वाई. अब इसे ए टाइम्स माइनस ऑफ टी एक्स प्लस बी टाइम्स माइनस ऑफ टी वाई लिखना है बच्चों, क्योंकि आप पहली बार करने जा रहे हैं इसलिए. आप इसे माइनस टी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं प्लस बी ऑफ माइनस टी ऑफ वाई. तो आप प्लीज ध्यान दीजिए, आपने माइनस टी को ऑपरेट किया है ए एक्स प्लस बी वाई पर, और जो रिलेशन आ रहा है वो बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसा इक्वेशन 1 है. वहां ऐसा लगता है जैसे इक्वेशन 1 में जहां जहां टी था वहां माइनस टी रख दिया है. तो इसका मतलब हुआ कि माइनस टी इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो अब हमें ये समझ में आ गया कि अगर मेरे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर उसका जो एडिटिव इनवर्स है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एडिटिव इनवर्स माइनस टी, वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. क्लियर हुआ या नहीं हुआ. yes sir. Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. अच्छा बच्चों, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है टी को. अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें और काम कर लेते हैं. टी को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया. -1 तो फील्ड का एलिमेंट है. अगर फील्ड है किसी दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लैम्डा टी के बारे में क्या ख्याल है. लैम्डा फील्ड का एलिमेंट है. लैम्डा -1 है, वो तो हो गया, वो तो हो गया. लैम्डा अगर -1 रखते हो तो माइनस टी आ जाएगा, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. लेकिन अगर लैम्डा -1 की जगह कुछ और रख दूं तो तब क्या होगा. मेरी बात समझ में आ तब भी रही है. टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो टी ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई तो वही होगा ए ऑफ टी एक्स प्लस बी ऑफ टी वाई. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी एक्स वाई. वो मैंने लिख रहा हूँ. अब मैं बच्चों लैम्डा टी ले रहा हूं इस बार, ए एक्स प्लस बी वाई. तो लैम्डा टी ऑफ ए एक्स प्लस लैम्डा टी ऑफ बी वाई. तो लैम्डा ऑफ टी ऑफ ए एक्स लैम्डा टाइम टी ऑफ बी वाई. लैम्डा की जो 2 3 समझ लो, कोई नंबर सोच लो. आप रियल नंबर का फील्ड मान लो ना, 2 मान लो, सोचो
तो 2 बाहर आ जाता है या नहीं ऐसे ही? तो लैम्डा ए टी एक्स लैम्डा बी टी वाई, क्योंकि टी तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसमें ए फिर लैम्डा टी टाइम्स एक्स प्लस बी lambda t times y, and this is true for every x y belongs to field belong to vector space V, and for every AB belongs to field. तो क्या समझ में आया हमें इससे? T अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो लैम्डा टी भी क्या होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर लैम्डा क्या होगा? स्केलर। Field फील्ड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? स्केलर। स्केलर। तो अब अगर कभी किसी कंपटीशन में यह आ गया कि स्केलर मल्टीपल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लाइन से कंफ्यूज तो नहीं होंगे? मैं रिपीट कर रहा हूं, स्केलर मल्टीपल समझते हैं? मल्टीपल मतलब गुणा, जिससे गुणा किया Yes. गया है। स्केलर मल्टीपल ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अरे भाई अगर ये लिखा है तो ये बात समझ में आ पाई या नहीं आई आपको? Yes, sir. ठीक हो गया। अब यहीं पर एक्स्ट्रा हम और कर लेते हैं यार। अगर मेरे पास 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T1 और T2, और T1 AX प्लस BY भी पता है और T2 AX प्लस BY भी पता है, वही आना है। तो T1 प्लस T2 ऑफ AX प्लस BY, तो क्या लक्षण लगते हैं आपको? ये भी क्या होगा? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अगर मैं T1 T2 की जगह पर लैम्डा T1 प्लस म्यू टाइम्स T2 करूं तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? या अभी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा? घबराओ मत, आराम से सोचो। इसे भी आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हो। ये क्या है? होगा सर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ Linear combination. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस इज आल्सो लीनियर। Linear. तो अभी तक जो पढ़ा इन सब का जनरलाइजेशन हो गया एक ही बार में। अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, अब T1 माइनस T2 अलग से पूछने की जरूरत तो नहीं है। अरे T1 माइनस No, T2 sir. का मतलब लैम्डा 1 और म्यू -1, -1. ठीक है ना? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लीनियर कॉम्बिनेशन भी लेंगे तो वो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। तो मुझे लगता है अभी पहला लेक्चर हमें यहीं पर रोक लेना चाहिए। कुछ नया समझ में आया सब लोगों को? Yes. यस सर। यस सर। अच्छा, तो बच्चों यस सर। 6:38 हो रहे हैं, 6:45 पे हम दोबारा मिलते हैं, कुछ आगे एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू।